छत्तीसगढ़ यूरोलॉजी सोसाइटी के डॉक्टर प्रशांत भागवत और उनकी डॉक्टर टीम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। विषय था यूरोलॉजी समस्याओं के प्रति जागरूकता के संबंध में। तो आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, इसे अंत तक जरूर देखें और जानकारी प्राप्त करें डॉक्टरों द्वारा यूरोलॉजी समस्याओं और उनके निराकरण से संबंधित यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत तक देखें, सुने, समझें और इसका लाभ उठाएं। मैं प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ यूरोलॉजी सोसाइटी का हूँ और ये है डॉक्टर ललित शाह सर। ही इज द पेट्रन, हमारे यूरोलॉजी सोसाइटी छत्तीसगढ़ के पितामह कहलाते हैं, सबसे सीनियर मोस्ट यूरोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ कुछ अन्य यूरोलॉजिस्ट भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। ये 13 अक्टूबर को, जैसे कि आपको विज्ञप्ति में प्रेस नोट में हम लोगों ने लिखा है, 13 अक्टूबर को हम लोग यूरोलॉजिस्ट विश्व और एटलीस्ट इंडिया में यूरोलॉजी दिवस मनाते हैं। ये यूरोलॉजी दिवस हमेशा 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, बट इस साल दीपावली की वजह से और कुछ अन्य कारणों की वजह से 13 अक्टूबर को न होकर हम लोग 13 दिसंबर को मना रहे हैं। ये जागरूकता दिवस, यूरोलॉजी जागरूकता दिवस ये इसलिए मनाया जाता है कि ये सब हमारे जितने भी मरीज हैं, यूरोलॉजी से संबंधित जितने भी मरीज हैं, उनको ये ज्ञात हो कि क्या बीमारियों की वजह से इन लोगों को यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जितनी भी जनसंख्या है उसमें से सिर्फ 30% जनता ही ये जानती है कि क्या यूरोलॉजी बीमारियां हैं और किन यूरोलॉजी बीमारी की वजह से किन डॉक्टरों से सलाह मशवरा करना चाहिए। 70% ऐसी जनता होती है जो ये पाई जाती है कि ये पहले किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, वहां से कुछ प्राइमरी उपचार होता है, फिर काफी समय तक भटकना पड़ता है, पैसे का खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है, कई बार समस्या और जटिल हो जाती है और उसके बाद में फिर ये यूरोलॉजिस्ट के पास में आते हैं। तब तक कई बार काफी देर भी हो चुकी रहती है। तो ये जागरूकता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आपके माध्यम से, मीडिया की सहायता से इसको जन जन तक पहुंचाएं कि किन बीमारियों की वजह से एक आम मरीज को, आम जनता को यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और दूसरा, कौन यूरोलॉजिस्ट है? सबसे पहला प्रश्न आता है, कौन यूरोलॉजिस्ट है? वह यूरोलॉजिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसने सर्जरी की एग्जाम पास करने के बाद में या तो डीएनबी की एग्जाम पास की हो या डीएनबी यूरोलॉजी या फिर एमसीएच यूरोलॉजी की परीक्षा पास की हो। ये एक बहुत जटिल परीक्षा होती है जिसके लिए काफी समय और बहुत एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन आमतौर पे ये भी पाया जाता है कि कई नॉन क्वालिफाइड या अल्प प्रशिक्षित लोग भी अपने आगे यूरोलॉजिस्ट या पत्रिका इलाज के विशेषज्ञ ऐसे लिख देते हैं जिसकी वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं और उनको आइडिया नहीं होता है कि वो सही डॉक्टर के पास पहुंचेंगे कि नहीं है। फिर कई बार बोलना नहीं चाहिए, लेकिन झोला डॉक्टर लोग भी ऑपरेशन वगैरह कर लेते हैं, जैसे कि अभी बीच में मीडिया द्वारा बताया गया था, मध्य प्रदेश में ऐसा केस हुआ। तो ये एक जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से हम लोग 13 अक्टूबर को या इस समय 13 दिसंबर को यूरोलॉजी डे यानी यूरोलॉजी दिवस मनाना चाहते हैं। मेरे साथ में डॉक्टर आशीष शर्मा, ये भी यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर योगेश बारापात्रे, ये भी यूरोलॉजिस्ट हैं और योगेश सेक्रेटरी हैं छत्तीसगढ़ यूरोलॉजी सोसाइटी की। ललित सर, आप कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि डॉक्टर मरीजों का इलाज डॉक्टर को करना है। जो भी यूरोलॉजी का मरीज है, हर यूरोलॉजी मरीज का एक बुनियादी हक है कि उसको सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज मिले। सबसे अच्छा डॉक्टर वही हो सकता है जो यूरोलॉजी का क्वालिफिकेशन लिया हुआ, जैसा डॉक्टर ने बताया, और एक्सपीरियंस और प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है। जब मैं छत्तीसगढ़ में आया तब मैं पहला यूरोलॉजिस्ट था यहाँ पर 1989 में। उसके पहले यहाँ रेगुलर नहीं होता था कोई। जब मैं आया उसके 2-3 साल तक कोई नीचे, फिर एक और आया, फिर 2-3-4 साल के बाद में डॉक्टर प्रशांत भागवत और डॉक्टर पाराशा, इस तरह से लोग आते गए और एक कारवा बनता गया। तो आज करीब हम 40 से 45 यूरोलॉजिस्ट छत्तीसगढ़ में गया। तो जब मैं अकेला आया था तब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था,
बीएसपी हॉस्पिटल में भी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था, तो मैं इकलौता छोटा सा बिना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सपोर्ट के एक छोटे से नर्सिंग होम में यूरोलॉजी मरीजों की जितनी उपलब्ध संभव थी उतनी सेवा करता था। तो मुश्किल से 0.5% या 1% यूरोलॉजी मरीज मेरे पास पहुंच पाते थे जिनका मैं कुछ कर पाता। आज इसके विकास के माध्यम से, मीडिया की जागरूकता के माध्यम से, आप लोगों की मदद के माध्यम से आज ये स्थिति करीब 30% तक पहुंची है, लेकिन अभी भी 30% बहुत कम है। तो हमारी जरूरत ये है कि हम और आप मिलकर इस तरह का एक अभियान चलाएं ताकि लोगों को जागरूकता हो और ये पता लगे कि उनको अधिक से अधिक प्रतिशत, ताकि ये 30% 100% तक पहुंचे, ताकि हर मरीज जो उनका बुनियादी हक है कि वो यूरोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट करवाए, वो उसको मिले। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। अभी यूरोलॉजी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, सबसे ज़्यादा किस बीमारी के मरीज पहुंच रहे हैं? हाँ, इसमें जो यूरोलॉजी हम अवेयरनेस या जागरूकता की बात करते हैं उसमें 2 चीज़ों की जागरूकता सही जरूरी है। जो भी यूरोलॉजी की बीमारियां हैं उसके लिए सबसे पहले उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए ताकि वो बीमारी आए मत, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है। नहीं वो दूसरी चीज ये है कि उसका जल्दी से जल्दी उसका निदान हो जाए, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, ताकि उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो तो उसको नुकसान कम हो। आमतौर पे यूरोलॉजी की बीमारियों में सबसे पहली बीमारियां सबसे ज्यादा आती है वो पथरी की बीमारियां, गुर्दे में या पेशाब नाली के सिस्टम में पथरी की बीमारियां आती है। दूसरी, बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या होती है, जिससे पेशाब मूत्र मार्ग में रुकावट पैदा होती है, अवरोध पैदा होता है, कुछ तकलीफें होती है। ये कोई खास एज है इसकी बढ़ती उम्र, मतलब 60 के बाद या 50 के बाद? आमतौर से ज्यादा करके 60 के बाद होता है, लेकिन 30 के बाद वाले मरीजों को भी हम लोगों ने देखा जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो प्रतिशत 1-2% होता है। 60 के बढ़ने के 60 साल के अधिक उम्र वाले मरीजों में आप मान के चलिए 70-80 लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी होती है और करीब 30-40% लोगों को आराम होता है। सर, कौन कौन से लक्षण होने पे चले जाना चाहिए यूरोलॉजिस्ट के पास? क्या क्या लक्षण दिखेंगे शरीर में जो जाएं? मैडम जैसे 50 के ऊपर आप देखेंगे तो खास करके पेशाब बार बार जाना, पेशाब करने में ताकत लगाना, पेशाब का कंट्रोल ना होना, पेशाब में खून आना या पेशाब बिल्कुल ना होना, बूंद पेशाब का बनना, एक खास ये प्रोस्टेट संबंधी लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर आप पथरी की बात करेंगे तो पेट में दर्द होना, पेशाब में खून आना है, अत्यधिक फीवर के साथ पेट में दर्द होना, और कभी कभी पथरी लगातार और लंबे टाइम तक फंसने के कारण किडनी की खराबी भी हो जाती है, किडनी डैमेज होता है। ये प्रोस्टेट के मरीजों में भी हो सकता है किडनी की खराबी। जब लंबे टाइम तक आपका पेशाब के रास्ते में रुकावट होता है तो दोनों किडनी में सूजन आने के कारण किडनी डैमेज हो जाता है। ऐसे मरीज बहुत जब लेट होता है तब होता है, तब पैरों में सूजन आना, पूरे शरीर में सूजन आना, पेशाब बिल्कुल कम होना, उल्टी होना, साथ में आपको ये सारी चीज़ें होती है। महिलाओं में अगर आप देखेंगे पेशाब संबंधी बीमारियों में तो जलन होना है, पेशाब में खून आता है या बार बार बुखार आना, ये सारी चीजें कॉमन लक्षण है। भागवत सर से जैसे आपने बताया कि किडनी के कारण भी यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, पर ऐसा कोई आप समाधान बता पाएंगे कि किडनी की बीमारी, स्टोन की जो बीमारी होती है वो हो ही ना किसी मरीज को, ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए क्या है, जो परहेज है उस पर ऐसा है कि आप पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पीजिए, नमक कम खाएं, फल लें, तो किडनी की स्टोन बनने की संभावना हम कम कर सकते हैं। ये किडनी स्टोन बनने के कई सारे अपने शरीर की भी परेशानियां होती हैं, जैसे आपकी यूरिक एसिड हाई है उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। स्टोन फॉर्मर्स होते हैं कई बार आपके और कारण से जल्दी स्टोन बनते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा पेट खराब होता है, जिसको लूज मोशन या कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं, उनको भी स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, हम मरीज को सब समझाते हैं, हमारे ऊपर से बाहर निकल के सबसे पहले गुपचुप वाला साइड में वहाँ बैठ खड़े थे, गुपचुप खाते हुए मिल जाता है। तो अब क्या समझाएंगे किसी को? तो जो आप खा रहे हैं डाइट्स ना, वो इम्पोर्टेंट है। आप जब भी खाते हैं तो ये ध्यान रखिए, अगर आप स्टोन बन रहा है तो वंस स्टोन फॉर्मर ऑलवेज स्टोन फॉर्मर, आप हमेशा एक बार पत्थर तो हमेशा आपको कुछ करेगा। डाइट का ध्यान रखें ताकि दोबारा ना बने। सर डाइट पे क्या क्या लेना चाहिए? जैसे जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि पानी ज्यादा लेना है, नमक कम खाना है और फल खाइए। इतना बेसिक अगर आप करते हैं तो जो रोजाना के भोजन रहते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, देखिए अपने छत्तीसगढ़ी खाना अगर आप देखें, जो अगर आप डाइट अपना छत्तीसगढ़ी खाना बहुत अच्छा है, और इस
परिवेश में इस क्लाइमेट के हिसाब से बहुत सही है। खाना बासी खाना जैसा है वो भी अच्छा है, नमक कम खा रहे हैं आप तो वो सब खाना आपका अच्छा रहता है। पर जो नए फास्ट फूड्स आए हैं और पैकेट में जितने भी आ रहे हैं, अगर आप उतना अवॉइड कर सकते हैं तो आप स्टोर फॉर्मेशन रोक सकते हैं। तो मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जो भिंडी, भटा, टमाटर, मशरूम, कद्दू, ये जो रहते हैं बीजा वाली सब्जियां, मशरूम, कद्दू, ये और नॉन वेज किसी भी प्रकार का मांस, मछली या अंडा, ये भी जो लोग ज़्यादा सेवन करते हैं उनको भी यूरिक एसिड बनाने की टेंडेंसी होती है, उनको स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन की बनाने की पद्धति उनकी टेंडेंसी होती है। एक और बीमारी के बारे में जैसे आपने बताया, एक मैं और कहना चाहूँगा। एक है यंग एज में जो भी बात हो रही थी कि यंग एज में क्या होता है, पेशाब में रुकावट होता है, तो इसमें मुख्य कारण रहता है पेशाब की नली की सिकुड़न का होना, या तो यूरिन इन्फेक्शन हो या जो प्रॉपर तरीके से, पूर्ण तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ हो। उदाहरण के तौर पे डॉक्टर ने 5 दिन की एंटीबायोटिक दी और 1 दिन की एंटीबायोटिक में मरीज को आराम मिल गई और उसने दवाइयाँ बंद कर दी, तो ये इनकम्प्लीटली ट्रीटेड पेशेंट है। तो ऐसे में यूरिन इन्फेक्शन बना रहता है और कई बार पेशाब की नली में सिकुड़न भी होती है। और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो कई लोग करते हैं यंग एज में होता है, वो भी एक काफी महत्वपूर्ण कारण है। एक और बीमारी के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है किडनी, यूरेटर, पेशाब के थैले और प्रोस्टेट की ग्रंथि का कैंसर। पेशाब के थैले का कैंसर काफी कॉमन पाया जाता है और उसका मुख्य कारण तंबाकू होता है। तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे सिगरेट में हो या गुटखा, खैनी, ये जो भी जो आमतौर पे अपने यहाँ काफी प्रचलित है, उससे काफी ब्लैडर कैंसर, पेशाब के थैले कैंसर होने की संभावना होती है, बढ़ती है। सर जैसे आपने बताया कि नॉनवेज वालों के लिए भी और करते हुए, तो जो डॉक्टर्स जो डाइटिशियन जो डाइट बनाते हैं, उसमें उनका कहना है कि आप हरी सब्जी खाइए और जैसे हार्ट पेशेंट ऐसे एक प्रिकॉशन किया जाता है कि अंडे का पीला भाग का उपयोग ना करें, बाकी तो वो रेड मीट भी मना कर दिया जाता है। रेड मीट मना कर दिया जाता है। वो बोलते हैं कि आप हफ्ते में 3 बार ऐसा, तो के बाद जो मरीज को जो डाइट चार्ट रहता है उसमें ये सब उपयोग होता है, तो इसमें वो डाइट चार्ट को भी चेंज करना पड़ सकता है। हाँ, कई बार करना पड़ता है। अगर यूरिक एसिड किसी की मात्रा ज़्यादा है, ये जो अंडे का पीला भाग जो आपने बताया, वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो कि हार्ट की जो नसें रहती है उसकी सिकुड़ने की एक वजह बनती है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। तो उसके लिए वो अंडे का पीला भाग कार्डियोलॉजिस्ट मना करते हैं या कम लेने की बात करते हैं, और दूसरे के अंडे का सफेद भाग। कई बार ऐसा पाया जाता है कि हार्ट वाला पेशेंट भी है, स्टोन वाला भी पेशेंट है, तो हमको डाइटिशियन के साथ मिलकर एक ऐसा बैलेंस चार्ट बनाना पड़ता है जिससे कि हार्ट की भी प्रॉब्लम कम हो और पथरी की समस्या भी निदान हो जाए, या होने का पथरी वापस होने की संभावना कम हो जाए। हमने कहा कि नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स बहुत आ गए हैं, वैसे आपका सोसाइटी कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं क्या इस चीज़ों को ये कर सके, कर सके नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स ये ना उनको कानून के दायरे में लाया जाए? सबसे कानून के दायरे में लाने के लिए सर आपके सर है डॉक्टर दिनेश शाह सर हैं, ये मेडिकल लीगल इन्होंने LLB भी किया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर योगेश और डॉक्टर आशीष ने भी LLB परीक्षा पास की हुई है, तो दे आर क्वालिफाइड लॉयर्स एज वेल। तो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट की दृष्टि से ललित शाह सर आपको समझाएंगे। देखिए क्या होता है कि जो भारत देश में आपको भी पता ही, कोई भी आदमी नीम हकीम भी जो है डॉक्टर बन जाता है और इलाज करने लगता है। कानून की अपनी दायरा है, कानून की अपनी सीमाएं हैं। कानून के हिसाब से ये है कि जो डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है उसको वो उस चीज का इलाज नहीं करना रहने दे। NMC जो स्टेट मेडिकल काउंसिल होती थी, आपका नेशनल मेडिकल कमीशन कहलाता है, उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि जो डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट क्वालिफाइड जो क्वालिफिकेशन के बारे में बताया आपको वो नहीं है, वो अपने बोर्ड में भी मूत्र रोग विशेषज्ञ या यूरोलॉजिस्ट नहीं लिख सकते। लेकिन इसके बावजूद आप बहुत लोगों को देखेंगे जो लोग ये लिख रहे हैं। जब हमारे जमाने में आज से 25-30 साल पहले होता था कि जो हर फिजिशियन है वो कार्डियोलॉजिस्ट होता था, हृदय रोग विशेषज्ञ हो जाता था, और जैसे जितने भी सर्जन होते थे वो सब के सब मूत्र रोग विशेषज्ञ हो जाते थे।
वो उस जमाने के हिसाब से सही भी था, तो कुछ समय उतने यूरोलॉजिस्ट नहीं थे, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे, तो जरूरत थी समाज की उस समय। अब चीजें बदल गई तो अब वो अलाउड नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो करते हैं। अब उसके लिए यही है कि स्टेट मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल कमीशन उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, लेकिन यह है कि एसयूएमओ को एक्शन बहुत कम लेती है या नहीं लेती है, तो ये कंप्लेन बेसिस पे होता है। अगर किसी ने जिसका क्वालिफिकेशन नहीं है, उसने मूत्र रोग विशेषज्ञ लिखा है, उसकी आप फोटो खींच के स्टेट मेडिकल काउंसिल में कंप्लेन करेंगे, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बंगाली डॉक्टर्स आते हैं उनके लिए लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहते हैं वो इनकी सपोर्ट करते हैं, तो मेडिकल काउंसिलिंग की कार्रवाई पूरी नहीं होती। मेरे पास ऐसे प्रमाण है, जरियाबंदी काम किया था उस टाइम मैंने ये सब लिखा था, तो मेडिकल काउंसिलिंग की कार्रवाई पर सीएमएचओ और बीएमओ कोई कार्रवाई नहीं की। आपका एसोसिएशन कहाँ तक जाए, उसी को आपकी बात सही है। मैं छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में ईसीएस कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारे पास ये सब बातें आती है, लेकिन ये होता है कि जिसका कोई कंप्लेन नहीं है, ये क्वेरी है, तो ये जो उसको बोलते हैं नीम हकीम झोला छाप वाला है, उसका काम सीएमएचओ उनके पास होता है। हम लोग पीरियडिकली कंप्लेन करते हैं, वो लोग भले कुछ दिखाने के लिए या कुछ कोशिश करके छोटी मोटी एक्शन करते हैं, समय समय पर वो लोग भी अपनी तरफ से प्रक्रिया करते हैं, लेकिन यही है कि प्रक्रिया की मात्रा और अच्छी सच्चाई इतनी है, प्रक्रिया होती है, कुछ समय छुप जाते हैं, 2 महीने के बाद कहीं और जाके फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये सामाजिक जागरूकता के साथ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तो जागरूकता बढ़ेगी तो मरीज को समझेगा कि ये गलत डॉक्टर है, इसके पास हमें नहीं जाना है और हमें सही डॉक्टर का चुनाव करना है। इसलिए समाज की जागरूकता जरूरी है। केवल कानून बनाने से, जैसे भी आप जानते हैं वैश्यावृत्ति है, जुआबाजी है, सब है, आपको भी पता है कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये जब तक दहेज की प्रथा है, जब तक समाज इसमें नहीं जागेगा पूरी तरह से, जागरूकता होकर समाज इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो आप लोग कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐड करूंगा सर ये बात है कि जो MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो एक जुडिशरी बॉडी नहीं है, तो जो रजिस्टर्स उस पे जितने भी मेंबर्स हैं ये उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और उसको डीबार कर सकती है। और जो मेंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो आपको एक्ट्स है, दे आर नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर, रजिस्टर्ड नहीं है, उस पे एक्चुअली भी आता है पुलिस और जुडिशरी बॉडी आती है, जहाँ पे अगर आप डायरेक्टली अगर आप पुलिस में जाकर उनके इलेक्शन कंप्लेन करते हैं फॉर क्वैकरी फॉर्जरी, तो वो उसके ऊपर एक्शन किया जा सकता है। लेकिन मेडिकल काउंसिल इंडिया की अथॉरिटी उसके ऊपर कोई एक्शन डायरेक्टली ले, वो जाके उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अपनी बॉडी बना के काम कर सकती है, पर देखा जाए तो लीगल बॉडी का काम है इसके ऊपर, क्योंकि वो इनके अंडर आते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा अपने लीगल सिस्टम का फ्लॉ है। और जुडिशरी बॉडी ये बोलती है कि हमारे काम ही जो मेडिकल में आ सकती है, वो मेडिकल सिस्टम में है ही नहीं। ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ का फायदा उठाया जा रहा है क्वेरी के साथ। और आपने जो बोला, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने मुझे बोला सर यूरोलॉजी आप इतना अच्छा काम करते, इतना कुछ करते हैं, पर अगर आप अच्छा काम करते हैं तो इंफॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए। और वो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम लोग लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाते कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसीलिए हमने आज एक प्रेस मीटिंग भी चाहिए कि हर साल हम इस इंफॉर्मेशन बढ़ाएं लोगों तक। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट में एंड्रोलॉजी भी आती है, जो सबसे बड़ा क्वेरी का पार्ट है, जो सेक्सोलॉजी वर्ड बोला जाता है, सेक्सोलॉजी सब्जेक्ट होती नहीं है पर से। एंड्रोलॉजी होती है मेल हेल्थ, आदमियों के विषय में, जैसे औरतों के लिए गायनोलॉजिस्ट होते हैं, पुरुषों के होते हैं एंड्रोलॉजिस्ट, वो होते हैं यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजी में ही एंड्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, जिसमें कि सेक्सुअल हेल्थ के बारे में पूरा बताया जाता है। नॉट ओनली कि आपको इरेक्शन प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, तो इवन अगर आपको वीकनेस भी फील हो रहा है, आपके 60 साल के अंदर वीक फील भी कर रहे हो, आप मेल हो, तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। कोल्ड ड्रिंक जो कोल्ड ड्रिंक अपन लेते हैं, सोडा अपन लेते हैं, चाय, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, जितना भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जितने भी कैफीनेटेड और जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स है, इसमें स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, पथरी बनाने की पद्धति ज़्यादा होती है। एक और मिथ, एक गलतफहमी सबके इसमें है कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है। एक बहुत आम धारणा है सब लोगों के कि पथरी आ गई है तो मैं बियर पी लेता हूँ। तो बियर पीने से बियर का काम क्या है?
यूरिन ज्यादा बना। सर मेरा रूल सवाल था सर। एग्जैक्टली नींबू पानी, हाँ नींबू पानी पीजिए, इसमें पानी पीजिए, लेकिन लोग बियर पीते हैं, क्योंकि बियर दो बॉटल बियर पी जा सकती है। किसको बोले 2 बॉटल पानी पीना है तो बोलेगा माफ करना भैया मैं टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन 2 बॉटल बियर बोला चल 2 बॉटल बियर पीते हैं, चलो कब बैठना है बोले तो वैसी वाली से अच्छा, यूरोलॉजिस्ट का एक सबसे बड़ा रोल अभी जो आ रहा है वो है किडनी ट्रांसप्लांट में, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। आज के डॉक्टर राहुल कपूर है, डॉक्टर अमित शर्मा एंड डॉक्टर तुषार गांधी, ये भी सब यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर राहुल कपूर आप आंसर एक बार आप बताइए क्या जानना चाहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट? ये एक्चुअल क्या होता क्या है कि नेफ्रोलॉजिस्ट अधिकतर जो नाम आता है किडनी ट्रांसप्लांट की जैसे बात होती है तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट, हमारी भी धारणा पहले यही थी। फिर पता चलता है कि किडनी से संबंधित बीमारी तो वो सॉल्यूशन है, लेकिन जहाँ तक बात है ट्रांसप्लांट की तो वो यूरोलॉजिस्ट करता है। तो देखिए इसे ना ऐसे समझिए, जो लोग मेडिकल पार्ट में डीएम करते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग भी किडनी की बीमारियों का इलाज करते हैं। जो लोग सर्जरी के बाद एमसीएच करते हैं वो यूरोलॉजिस्ट बनते हैं। हम लोग उन्हीं किडनी से ऑपरेशन करते हैं। अच्छा। तो सपोज करिए किसी को डायबिटीज है, बीपी है, और उसकी अगर वो ध्यान नहीं रखेगा इनका तो धीरे धीरे किडनी खराब होने लगेगी, और जो क्रिएटिनिन है जिससे हम पता लगाते हैं किडनी कैसा काम कर रही है वो बढ़ने लगेगा। सो इन दोनों बीमारियों को और बाकी बीमारियों को कंट्रोल में रखना, किडनी की को जितना हो सकता है उतना स्वस्थ रखना, ये काम नेफ्रोलॉजिस्ट का है। एक बार किडनी पूर्णतः खराब हो जाती है और पेशेंट का क्रिएटिनिन इतना बढ़ जाता है कि जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यूरिन में निकलना कम हो जाते हैं और वो पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है। उन स्टेजेस में हमारे को किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा तरीका है पेशेंट को अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ देने का। सो प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, डोनर को ढूंढना, डोनर यूजुअली हमारे रिलेशन में होना चाहिए, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, अगर बच्चे बड़े हैं वो, सास ससुर, ये लोग हमारे मतलब फर्स्ट सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में आते हैं। ये काम नेफ्रोलॉजिस्ट का है। तो पेशेंट डोनर प्रिपेयर करना, रेसिपिएंट देखना, जिसको किडनी चाहिए उसको रेडी करना, ये काम नेफ्रोलॉजिस्ट का है। फाइनली जो ऑपरेशन का पार्ट आता है वो यूरो सर्जन्स करते हैं, हम लोग। उसके बाद फिर से पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। तो ये ना कहना कि ये दोनों का काम है, ये टीम वर्क है। तो और इसके अलावा अगर कुछ पेशेंट्स में अगर हमारे को डोनर नहीं मिल रहा है, सपोज करिए पेरेंट्स की एज बहुत ज्यादा है, उनकी किडनीज अच्छी नहीं है, वाइफ या हस्बैंड नहीं दे सकते, तो फिर कैडेवर डोनर्स आते हैं। कैडेवर मतलब वो पेशेंट अनफॉर्चुनेट जिनका एक्सीडेंट है या कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से उनका दिमाग नहीं है और वो पेशेंट पर हार्ट चल रहा है, उन पेशेंट्स को हम ब्रेन डेड बोलते हैं और उन पेशेंट से हम ले सकते हैं। यहाँ पे भी जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी कैडेवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उनमें भी जागरूकता की वजह से आते हैं और यहाँ पे सोशल वर्कर्स और बाकी लोगों की भी टीम बहुत बड़ी हो जाती है। तो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम ना एक कंबाइंड प्रोग्राम है जिसमें पूरी सारी चीजें आती हैं। जैसे मृत्यु उपरांत कई बार बोला जाता है आंखें डोनेट कीजिए, आंखों को दीजिए, तो कि 6 घंटे तक आंखें अगर व्यक्ति हो गया तो उसका फिर भी काम कर सकता है, किसी को दृष्टि दे सकता है। वैसे ही ब्रेन डेड पेशेंट्स जो रहते हैं उनकी जिनकी दिमाग नहीं काम कर रहा है और न्यूरोलॉजिस्ट ने साबित कर दिया है कि अब ये जिएगा नहीं, सिर्फ सपोर्ट के आधार पे, वेंटिलेटर और इसके आधार पे अगर वो व्यक्ति जीवित रह सकता है, ऐसे लोगों को ब्रेन डेड बोलते हैं। तो ये जागरूकता फैलाने का ये भी एक है कि ऐसे व्यक्ति जो ब्रेन डेड हैं वो जाने से पहले अपने बाकी ऑर्गन जैसे पैंक्रियाज, लीवर, किडनी ये सब डोनेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जागरूकता की कमी है, एक बार ब्रेन डेड हो गया तो मरीज और रिश्तेदार जो भी बच रहती है डोनेट नहीं करते। कितने घंटे तक के दे सकते हैं इसमें? कितने घंटे तक दे सकते हैं इसमें? जब तक पेशेंट ब्रेन डेड है तब तक, जब तक हार्ट बंद नहीं हुआ है। डेथ होने के बाद हम डोनेट नहीं कर सकते। अच्छा, डेथ के बाद नहीं। तो वो पीरियड जो भी पेशेंट ब्रेन डेड है, हार्ट चल रहा है, पेशेंट का बीपी मेंटेन है, किडनी मेंटेन है, किडनी का जो ब्लड सप्लाई, तब तक हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं पेशेंट के रिलेटिव्स को कि वो इस बारे में सोच सकते हैं। और ये डायग्नोज करना कि पेशेंट ब्रेन डेड है
इसके लिए 12-12 घंटे में बाकी की जो मेन डॉक्टर्स हैं ट्रांसप्लांट के, उनके अलावा बाकी डॉक्टर्स जो कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन हैं, वो लोग इस चीज की बार बार जांच करते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है, तो हम दे सकते हैं। और यूजुअली ये पीरियड 1-2 दिन का ही रहता है, क्योंकि ब्रेन डेड पेशेंट्स यूजुअली बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा और क्या कर रहे हैं जागरूकता के लिए आप लोग? जागरूकता के लिए हम लोगों ने पिछली 2-3 बार हम लोगों ने ऐसे शिविर लगाए थे जिससे कि ये जागरूकता फैले और लोगों को अपनी बीमारियों के संबंध में डायरेक्टली यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करने का मौका मिले। ऐसा ही अब अभी भविष्य में हमारा फिर प्लान हो रहा है कि ऐसे शिविर लगाए सिर्फ मूत्र रोग से संबंधित, जो कि यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी, हमारी एक सोसाइटी है छत्तीसगढ़ यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी, उसका है हम जो एनुअल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूसैट, छत्तीसगढ़ यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी एनुअल कॉन्फ्रेंस। तो ऐसा हर साल हम लोग मिलते हैं, छत्तीसगढ़ के पूरे यूरोलॉजिस्ट मिलते हैं और इसी दौरान हम चर्चा भी करते हैं कि क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या नई पद्धति आई हुई है, उसके ऊपर चर्चा होती है और साथ में ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि अगला शिविर आएगा, जिससे कि लोगों को जागरूकता फैले, साथ में उनका सही पद्धति से इलाज भी हो।